हर शख्स शहद सी मिठास लिए तुम्हारा रहनुमा होगा, जरूरी तो नहीं। हर शब सुबह सी होगी तुम्हारी खुशनुमा, जरूरी तो नहीं। हर ख्वाब जो देखा है तुम्हारा होगा मुकम्मल, जरूरी तो नहीं। है जिंदगी मिली जो उस खुदा से, तू भी जिए उसे यहाँ, जरूरी तो नहीं। आएगी मौत गले मिलने पर, आएगी मौत गले मिलने पर, तुम्हारी होगी वो महबूबासी, जरूरी तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट रंगोली साहित्य के विविध रंग। एक नई कड़ी के साथ में सोमवार को हमारी कड़ी को कुछ नेटवर्क इशू के कारण हमें स्थगित करना पड़ा। उसी कड़ी से उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज सुरेंद्र खेड़ा जी आ रहे हैं। रंगोली साहित्य के विविध रंग, जिसे मैं पूनम शर्मा हर सोमवार और शुक्रवार आपके सामने लेकर आती हूँ, जिसे कपलेश द्वारा संचालित किया जा रहा है। कपलेश स्वप्न जो रह गए अधूरे कपलेश कर रहा है पूरे। हमारे साथ हमारे गेस्ट आ चुके हैं और सुरेंद्र खेड़ा जी, तो मैं उनका दिल से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सर, आप अपना कैमरा थोड़ा सा ऐसे मोड़िए, आपका कैमरा थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ, मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सुरेंद्र खेड़ा जी मेरठ से हैं। विधा इनकी गजल, गीत, कविता, मुक्तक, दोहा आदि रहे हैं। प्रवक्ता हैं नागरिक शास्त्र के इंटर कॉलेज मेरठ में। बहुत से मंचों को अभी तक ये साझा कर चुके हैं। पुस्तक में एक काव्य संग्रह इनका प्रकाशित हो चुका है और पुस्तक का नाम है उड़ता पंछी। और 6 पुस्तकें जो हैं इनकी प्रकाशाधीन हैं। हिंदी में काफ़ी दिनों से अनवरत कार्य कर ही रहे हैं। तो आज हम इनसे वार्तालाप करते हैं और आज हमारे वार्तालाप का मुख्य विषय गीत रहेगा। तो हमारी विधा जो है वो आज की गीत रहेगी। वैसे होली आ रही है तो होली पे भी हम इनसे वार्ता करेंगे। बहुत-बहुत अभिनंदन है सर आपका। और बहुत कैसे हैं आप? बहुत कैसी है आप? हम अच्छे हैं, मैं आप बताएं आप कैसे? मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपको। आपने अपने स्टूडियो पर मुझे आमंत्रित किया और बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। फाउंडेशन को भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी है आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो सर मैं हमेशा सुरेंद्र मेरी जो जी, मैं सुरेंद्र खेड़ा इंटर कॉलेज में जी। सिविक्स का लेक्चरर हूँ और जैसे कि अभी आपने बताया, अभी 7 दिसंबर को मेरी पुस्तक जो एक काव्य संकलन है उड़ता पंछी, उसका विमोचन हुआ है मेरठ में। और ओज के महान जो कवि हरिओम पंवार जी के कर कमलों द्वारा हुआ था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर आपको जी थैंक यू, और बधाई धन्यवाद। भी आपकी पुस्तक के लिए। जी जी थैंक यू। तो सर मेरा पहला सवाल हमेशा यही होता है कि ऐसी क्या चीज़ रही जिससे आप हिंदी साहित्य की तरफ जुड़े और आपने हिंदी साहित्य को चुना? कहते हैं कि जीवन में कुछ न कुछ, कोई न कोई ऐसी घटना होती है जिससे हमारा झुकाव उस तरफ मुड़ता है जिस तरफ शायद हमने पहले कभी सोचा ना हो। कई बार कुछ कहते हैं कि रात को मैं सो रहा था, सोते-सोते मुझे स्वप्न आया और स्वप्न में मैंने कोई कविता लिखी और सुबह उठा और मैंने उसे अपनी उस पे कलम से उसे लिपिबद्ध किया। तो आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आप कविताओं की तरफ मुड़े या ये आपने बचपन से ही लिखना शुरू किया? कैसे क्या चीज़ें रहीं? दरअसल मैडम मैं बचपन से ही जो लेखन के प्रति बड़ा रुचिकर रहा है मेरा ये विषय लिखने का। तो जब भी मैं किसी साहित्यिक पुस्तक को देखता था या पढ़ता था, तो मेरे अंदर का जो कवि था, वो भी कुलाइयाँ मारने लगता था कि क्यों ना मैं भी लिखूँ, मैं भी लोगों के सामने अपने इस जो खूबी है, इस प्रतिभा को शेयर करूँ। तो बचपन से ही मुझे लिखने का शौक था। अपने आस-पास में जब भी कोई किसी तरह की घटना देखता था, तो मन में आता था कि उसको मैं कलमबद्ध करके लोगों के सामने रखूँ। चाहे वो सामाजिक संवेदनाएँ थी या इस तरह की कोई सामाजिक घटनाएँ थी, उसको लिखने के लिए मैं आतुर रहता था और मेरा मन करता था कि इसको लिखूँ और लोगों के सामने पेश करूँ। तो जब मैं स्टूडेंट था लगभग ये
8वीं और 9वीं क्लास की बात है। तो मैंने काफ़ी कुछ धीरे-धीरे लिखना शुरू किया और उसको लिखते-लिखते काफ़ी मेरा एक पूरा संग्रह बन गया। कई बार तो ऐसा भी रहता था कि मैं लिखता था बस कागज़ पर और उसको फेंक देता था। फिर कुछ लोगों ने मुझे सलाह दी कि भई आप अच्छा लिखते हो तो इनको आप छपवाओ, इनका एक संग्रह बनवाओ, लोग भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उनकी राय पर मैंने विचार किया और धीरे-धीरे काफ़ी कविताओं को मैंने संग्रह किया, गीत, गज़ल वगैरह रही और उनको मैंने छपवा के एक किताब के रूप में समाज के सामने पेश किया, लोगों के सामने पेश किया। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। एक्चुअली किताब निकलवाना एक आसान काम नहीं होता। लेखक के द्वारा एक-एक शब्द को बुनना, फिर उसे छपवाना और मतलब एक-एक शब्द बुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है, कि वो बहुत समय चाहता है, बहुत ऊर्जा चाहता है, बहुत सारा आपका ज्ञान चाहता है, बहुत सारा आपका अनुभव चाहता है, तब जाकर हम किसी किताब को पूरी तरह से पृष्ठभूमि पर उतार पाते हैं या उसे छपवा पाते हैं। और आपने बताया कि आपकी जो पहली पुस्तक आई उड़ता पंछी उसमें हरिओम पवार जी आए, तो वो जी, जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा थोड़ा-सा वो और हमें साझा कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और मैंने तो खुद वहाँ मन से कहा था कि मेरे जीवन का ये सबसे सुनहरा पल है और वो इसलिए क्योंकि जिस कॉलेज में मैं स्टूडेंट था, उस कॉलेज में वो प्रोफ़ेसर थे, मेरठ कॉलेज में, तो वहीं पर उनके प्रोग्राम हुआ करते थे। तो मेरे मन में तभी आता था कि कितना अच्छा लिखते हैं सर और कितना अच्छा इन काव्य पाठ करते हैं, क्यों ना मैं भी एक दिन इनकी तरह लिखूँ। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और ये देखिए इसको इंतज़ार करते-करते मुझे 30 साल लग गए। मैंने तभी मन बना लिया था कि एक दिन मैं लिखूँगा, किताब जो है मेरी पब्लिश होगी और उसका विमोचन मैं सर के हाथों कराऊँगा और ये मेरा सपना पूरा हुआ। मैं जैसे ही पुस्तक मेरे हाथों में आई, मैं खुद सर के पास गया, उनसे मैंने जब निवेदन किया कि मेरा काफ़ी साल पुराना सपना जो है अब आपके द्वारा ही पूरा होगा और आप इसमें आइए, आप अपने कर कमलों द्वारा इसका विमोचन कीजिए। तो ये देखिए मेरे लिए खुशकिस्मती बात ये रही कि उन्होंने मेरे बहुत ही पहले आग्रह पर ही इसको स्वीकार कर लिया मेरे आमंत्रण को। और ये 7 दिसंबर की बात है, 6 दिसंबर को वो संभल में अपना प्रोग्राम कर रहे थे। उनके लिए वहाँ पूरी सुख सुविधा थी, होटल में रुकने की वगैरह। तो वहाँ लगभग 11-12 बजे तक उनका प्रोग्राम चला, उनके बाद फिर रुकने की वहाँ पे व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कल जो है, कल खेड़ा जी की पुस्तक विमोचन होना है, अगर हम यहाँ पर रुक गए, तो हम उस प्रोग्राम में नहीं जा पाएँगे। और ड्राइवर से बोला कि गाड़ी निकालो, अभी रात को मेरठ चलना है। और वो वहाँ से चले, लगभग 4 बजे फिर मेरठ आए, थोड़ा आराम किया और तुरंत मेरे प्रोग्राम में। इतनी बड़ी कैमरा उपलब्धि। सीधा कैमरा घुमा लीजिए, आपका फिर से हाँ, वही टेढ़ा जा रहा है। हाँ, अब हाँ, ठीक ये है, है। काफ़ी समय से हाँ, ये ठीक है। हुँ, घूम रहा है ये, करना इसको जरा। किसी से रोक लीजिए। हाँ, थोड़ा-सा रोक लीजिए इसको, बाकी वैसे टेढ़ा हो जाता है। हाँ, अब ठीक है। नहीं, ये हो जाए। जी, हुँ। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि वाली बात रही है। इस तरह एक महान कवि के द्वारा पहली पुस्तक का विमोचन होना और इससे मुझे ऊर्जा मिली, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली सच में और ये इस एक तरह बहुत सराहनीय कार्य बिल्कुल। रहा कि हरिओम पवार जी का आना, उनसे मिलना, उनके द्वारा आपकी पुस्तक का विमोचन होना एक वास्तव में गौरवान्वित वाला पल था, पल रहा होगा आपके लिए और ये एक वो स्वप्न है जो हर लेखक देखता है जी, और अगर उसको ये स्वप्न पूरा हो जाए तो उसके पैर वास ज़मीं पर नहीं होते, पैर ज़मीं पर नहीं होते हैं। देखिए तो साहित्य। सर आपने क जी, जी, जी। जी, साहित्य जी तो बताइए। समाज का दर्पण होता है, जो भी जी, सामने घटना हो रही है, एक जी, साहित्यकार द्वारा सबसे उसका बड़ा सपना ये होता है कि इसको मैं कलमबद्ध करके लोगों तक पहुँचाऊँ और बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी कलम में ताकत होती है, उसको पूरा कलमबद्ध करके जब लोगों के सामने पहुँचता है, लोग पढ़ते हैं, वहाँ से उनको तारीफ़ मिलती है, सकारात्मक पक्ष मिलता है, तो उसको जो अंदर की जो खुशी होती है, वो केवल एक साहित्यकार ही महसूस कर सकता है। उसके मैं समझ सामने सकती हूँ क्योंकि जब हाँ, हाँ। मेरी भी पुस्तक पहली विमोचन हुई थी तो उस समय
मुझे द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था पहली पुस्तक के लिए। उसी दिन मेरा विमोचन भी था और मैं ही उस चीज़ को मतलब शब्दों में उसको साझा कर पाना एक बिल्कुल ये कहते हैं ना कि छोटी बात हो जाती है। वो एहसास जो होते हैं वो हम अंदर महसूस कर पाते हैं, उनको हम बयाँ नहीं कर पाते। हाँ, आँखें बयाँ कर पाती हैं, कई बार आँखें सजल हो उठती हैं और आवाज़ भारी हो जाती है। तो ये कुछ बिल्कुल। ऐसे पल होते हैं जिनको हम कह नहीं पाते हैं और सिर्फ़ महसूस कर पाते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और काव्य पाठ शुरू करने से पहले मैं आपका मतलब एक गीत सुनना चाहूँगी जो आप सुनाना चाहें और दर्शकों से मेरी विनती है जो लोग भी जुड़े हैं सभी का स्वागत है और जो लोग हमें देख रहे हैं कृपया कर पोस्ट को आगे बढ़ाते रहिए ताकि और लोग भी हम लोगों से जुड़ सकें और इस खूबसूरत शाम का आनंद ले सकें और साहित्य की तरफ अपने रुझान को और थोड़ा-सा बढ़ा सकें। तो मैं सर शुरू शुरुआत कीजिए अपनी कुछ सुनाइए। करता जी, हूँ। ये बिल्कुल, बिल्कुल सर। उड़ता पंछी ये है, और इसमें शुरुआत ही मैंने वंदना से की है और उसके बाद फिर आदर्श शिक्षक है। ये आदर्श शिक्षक, मैं खुद से एक टीचर जी, हूँ, शिक्षक हूँ। तो शिक्षक की महिमा और गुरु की महिमा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये एक देश का निर्माण करते हैं, बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। ये अलग बात है कि कौन बच्चा उनसे क्या ले पा रहा है, क्या ग्रहण कर पा रहा है, ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं चूंकि काफी समय से शिक्षक हूँ, लेकिन शिक्षक के प्रति सम्मान की जो भावना है वो 1% भी अभी कम नहीं। मैं आज भी बिल्कुल, बिल्कुल। अपने गुरु का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना कभी स्टूडेंट लाइफ में करता था। तो मैंने इस बिल्कुल, बुक बिल्कुल। में शुरुआत ही शिक्षक से की है, गुरु से की है। तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा स्वागत है सर। हूँ जी। तो एक आदर्श शिक्षक क्या होता है? आदर्श शिक्षक जो सुबह ही उठ के और जब तक वो सोता नहीं तब तक एक बच्चे के बारे में सोचता रहता है कि कैसे मैं एक अच्छी शिक्षा बच्चों को दूं ताकि उसके चरित्र का निर्माण हो, उसके अंदर अच्छा व्यवहार हो, उसके अंदर नैतिक मूल्यों का निर्माण हो। तो वो यही सोचता रहता है। तो आदर्श शिक्षक हम कहेंगे जो खुद जल कर दीपक की तरह हम सबको उजाला करते हैं, औरों के लिए ही जीते हैं, औरों के लिए ही मरते हैं। अपनी ज्ञान की बूंदों को जो सब पर बरसाते हैं, वो मानव ही इस धरती क्या पर बात है! सच में शिक्षक कहलाते हैं। वो बहुत मानव भी इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं। और उनका बच्चों के प्रति क्या व्यवहार होता है, देखो वो सारे रोल निभाते हैं। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए सारे रोल निभाते हैं। कैसे? कभी माँ बन कर हम बच्चों को गोदी में बिठा कर प्यार करे, कभी सर पर हाथ फिरा करके बाबुल की तरह से दुलार करे, जो अज्ञानी और अनपढ़ को विद्वान बना कर जाते हैं, वो मानव ही इस धरती पर सच में बहुत सुंदर, शिक्षक बहुत सुंदर, कहलाते हैं। बहुत वो सुंदर। मानव ही इस धरती। और ये इसका लास्ट जो है पैरा, मैं वो पढ़ता हूँ। स्वागत है सर। उनके प्रति हमारे मन में भी पूरी श्रद्धा भाव होने चाहिए। तब है एक स्टूडेंट और टीचर्स के बीच का जो रिलेशन है वो तब बहुत गहरा हो जाता है कि जितना मेहनत एक टीचर्स स्टूडेंट के लिए कर रहा है उतना ही सम्मान टीचर्स के प्रति स्टूडेंट के हृदय में भी हो। तो ये कहा है, बिल्कुल, चलो शीश झुका कर नमन करे, सब गुरुओं का स्मरण करे, सम्मान मिले हर शिक्षक को, हर वक्त यही प्रयत्न करे, माता पिता और बच्चों के दिल में जो घर कर जाते हैं, वो मानव ही इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं। वो मानव ही इस धरती पर सच में शिक्षक कहलाते हैं। थैंक यू। तो ये हमारी एक फीलिंग्स थी टीचर्स के प्रति। बहुत सुंदर। हाँ, हाँ बहुत सुंदर, जी, बहुत थैंक सुंदर, यू। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, हाँ, बहुत तो सुंदर। जैसे मैंने बताया कि मैं सर आज हम खुद आज एक जी जी, जी, जी बताएँ सर? जी, जैसे मैंने बताया कि मैं आज खुद एक टीचर हूँ।
लेकिन टीचर्स के जो मेरे गुरु रहे हैं, उनके प्रति सम्मान की आज भी जो है फीलिंग्स मेरी कम नहीं हुई है। मैं आज भी उनको बिल वही आदर भाव, वही सम्मान देता हूँ। और विशेषकर बच्चों को अपने, जब मैं क्लास में होता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, उनको सबसे पहला मैं यही पाठ पढ़ाता हूँ कि जब तक तुम्हारे मन में किसी के प्रति सम्मान की भावना नहीं रहेगी, तब तक तुम उनसे कुछ ग्रहण नहीं कर सकते। जिस तरह रसोई में जब चपाती बनाते हैं तो उसको चपाती बनाने के लिए पहले तवे को गर्म किया जाता है, उसी प्रकार एक स्टूडेंट्स को टीचर्स और माता पिता के प्रति पहले सम्मान की भावना पैदा की जाती है, तब वो उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तब वो अच्छी बातें प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बात है। सहमत हूँ सर मैं आपसे। बिल्कुल जी सहमत हूँ सर मैं आपसे, जी क्योंकि जब तक 2 चीज़ों का होना बच्चे के अंदर ज़रूरी है। एक तो वो जो सिखा रहा है उसके लिए सम्मान का होना, और दूसरा वो जो सीख रहा है उस चीज़ के लिए सम्मान होना। अगर उसे ये उस ज्ञान का मतलब नहीं पता, उस ज्ञान का अर्थ ही नहीं पता, उसे यही नहीं पता कि मेरा ये ज्ञान किस दिशा के लिए है, मुझे क्यों दिया जा रहा है, इसका क्या उपयोगिता है, तो कहीं न कहीं वो उसके लिए जो ये कहते हैं ना, एक आनंद की अनुभूति नहीं महसूस कर पाता है, उसे एक काम समझता है, बोझ समझता है और ये सोचता है जाने दो, चल रहा है जैसे चल रहा है। और उसको जी वो जी। जितना उसे गढ़ना होता है, वो उसको उस हिसाब से नहीं गढ़ पाता है। तो ये एक लैक रह जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि सम्मान दोनों के लिए हो, उस विद्या के लिए भी और विद्या देने वाले के लिए भी। हाँ जी, तो बिल्कुल अब हम सही। बात करते हैं, अपने विषय पर आते हैं। तो मैं आज हमारी विधा है गीत। तो सर मैं पूछना चाहूँगी कि गीत है क्या? आपके शब्दों में गीत आप किसे कहते हैं? गीत और कविता में ऐसी क्या बात है जो गीत और कविता में अंतर होता है, और गीत क्या है? सर मैं ये समझता हूँ, देखो गीत तो, गीत हम उसे कह सकते हैं उस विधा को जो तरुण में गाया जाए और जिसमें तुकांत भी मिले, वो गीत जी, होता है। कविता में तुकांत का मिलना ना मिलना कोई जरूरी नहीं होता, जबकि गीत में तुकांत होना चाहिए। कविता को हम बिना तरुन्नम के भी गुनगुना सकते हैं, गा बोल सकते सकते हैं। हैं। हाँ, हाँ, लेकिन गीत में तरुन्नम का होना, तुकांत का होना, ये दो चीजें। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, 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 आपका कहने का मतलब है कि गीत जो होता है वो स्वर पद के द्वारा तालबद्ध किया जाता हाँ, है, उसे ताल में गाया जाता है, और कविता जो होती है वो कई बार गद्य में भी होती है और पद्य में भी होती है। उसमें हालांकि तुकांत का कविता होना में ना होना कोई आवश्यक कविता नहीं में है। अपनी फीलिंग्स होती है, अपने भाव होते हैं, और गीत में भी अपने भाव प्रकट किए जाते हैं। लेकिन दोनों में बस केवल ये फर्क होता है कि कविताओं में तो हम किसी भी तरह से बिना तरुण के और बिना तुकांत के भी उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन गीत में एक तरुण और लय, लयबद्ध होना चाहिए, हुँ, वो गीत होगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और होती है, कविता मतलब कविता में जो होता है, दोनों में समानता भी एक होती है कि गीत और कविता जो होती है वो लगभग एक ही विषय को लगातार वो बात कर रहे होते हैं। चाहे उसमें हम्म। गीत में अंतरे हों, चाहे वो कविता में अपनी लयबद्धता रही हो, जैसे भी रही हो, तो विषय एक ही रहता है। लेकिन गज़ल थोड़ा-सा हट जाती है। गज़ल का हर शेर अलग-अलग विषय पर आधारित हो सकता है। लेकिन गीत और कविता का जो विषय होता है वो पूरा एक ही लेकर चलता है। ये भी एक थोड़ी-सी सामान्यता इनमें रही रहती है। और हाँ। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि गीत जो है क्या हमारे सामाजिक परिवेश पर आधारित होते हैं? तो गीत तो किसी भी विषय सामाजिक पे भी परिवेश। लिखे जा सकते हैं। हाँ, लेकिन सामाजिक परिवेश पे भी होते हैं। और गीत के तो किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं, जो भी लेखक के, कवि के अंतर मन में विचार उठ रहे हैं, उसको उस पर वो लिख सकते हैं। चाहे वो सामाजिक परिवेश हो, चाहे असामाजिक हो, चाहे वो दूसरों को शिक्षा देने वाले हो, तो वो लिखे जा सकते हैं सामाजिक परिवेश में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ। आप गीत लिखते जी हैं तो मैं भी आपसे एक गीत और सुनना चाहूँगी। फिर उसके बाद और आगे प्रश्न उठाते हैं, हम आगे प्रश्न लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। और तब तक मेरा दर्शकों से ये एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि गीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? कैसे हुई थी? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसका जवाब सर के गीत के बाद मिलेगा, मेरे इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को। और प्यारे-प्यारे कमेंट्स के द्वारा अभिव्यक्तियाँ ज़ाहिर करते रहिए। देखिए, मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, जिसकी शुरुआत मेरी अपनी माँ से ही होती है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सब महिलाएं हैं। तो महिलाओं के प्रति मेरे मन में काफी आदर है, सम्मान है। तो मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी है।
हाँ, ये इसका टाइटल है मातृ शक्ति। तो बिल्कुल मातृ सर, शक्ति स्वागत। में, हाँ, महिलाओं के प्रति है ये। कहीं भक्ति का, कहीं शक्ति का, कहीं खुशियों का तू नाम है। औरत तुझे सलाम है, अबला तुझे सलाम क्या है। बात है, क्या बात तेरे ही हाथों से महके गमलों में खिलते फूल सदा, साफ हमेशा करती है तू ही आंगन की धूल सदा। तुझसे ही घर में रौनक है, तुझसे ही जीवन है सारा, तेरे हाथों से दीप जले, छठता रातों का अंधियारा। बच्चे क्या बात है सर, अक्सर बहुत। लेकर दौड़े। देखिए ये सारी घटनाएं, एक जो कामकाजी महिला होती है, माँ होती है, किसी की पत्नी होती है, तो परिवार में ये सारी घटनाएं होती है, तो जितनी समस्याएं एकदम महिलाओं के सामने आती है, वो उसको हंसते हुए सहन करती है। वो वर्णन मैंने इसमें किया है। बिल्कुल तेरे बहुत ही अच्छा। हाथों से महके गमलों में खिलते फूल सदा, साफ हमेशा करती है तू ही आंगन की धूल सदा। तुझसे ही घर में रौनक है, तुझसे ही जीवन है सारा, तेरे हाथों से दीप जले, छठता रातों को अंधियारा। बच्चे अक्सर लेकर दौड़े, जब बटन टूटता है कोई, और झट क्या से बात रोने लग जाती है जब घर में रूठता है। झट से रोने लग जाती सही है है। जब घर में रूठता है कोई। तू अबला है, तू नारी है, तू घर घर की प्रभारी है, हर पेट की आग बुझाने की तुझ पर ही जिम्मेदारी। क्या बात तू है, बहुत अबला सुंदर। है, तू नारी है, तू घर घर की प्रभारी है, हर पेट की आग बुझाने की तुझ पर ही जिम्मेदारी है। तू दफ्तर में भी काम करे, ना थके कभी ना आराम करे, लेकिन इस दुनिया को देखो फिर भी तुझको बदनाम करे। ये मैंने क्या बड़ी बात। अच्छी पंक्ति इसमें जोड़ी है। मतलब हाँ, इतना बहुत कुछ कर सुंदर सर, बहुत सुंदर। फिर भी तू घर दफ्तर में काम करे, ना थके कभी ना आराम करे, लेकिन इस दुनिया को देखो फिर भी तुझको बदनाम करे। कोई, अगली पंक्ति पर ध्यान देना, कोई जगह ऐसी नहीं मिलती जहां नाम तेरा रोशन ना हो। कोई क्या जगह ऐसी नहीं मिलती जहां नाम तेरा रोशन ना हो, पर जगह ऐसी भी नहीं मिलती जहां पर तेरा शोषण ना हो। नहीं, क्या बात। बहुत पर सुंदर, जगह बहुत ऐसी भी सुंदर। नहीं मिलती जहां पर तेरा शोषण ना हो। तू बहन भी है, बेटी भी है, माँ का भी फर्ज निभाती है। तू शिक्षक बनकर बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाती है। कभी क्या बात है। सास की सेवा करती है, कभी ससुर को दवा खिलाती है, कभी खुशबू बनकर फूलों की हर आंगन को महकाती है। अपनी मेहनत के दम पर ही जाने कितनों पर उपकार किया, माथे पर पट्टी रख करके तूने बच्चों का उपचार किया। क्या बात है, बहुत सुंदर, कभी बहुत अपनी सुंदर। भूख नहीं देखी परिवार के खुशियों के आगे, कभी अपनी भूख नहीं देखी परिवार के खुशियों के आगे। तू सबसे बाद में सोती है और सबसे पहले तू जागे। तू जाएगी, क्या बात। तुझसे ही निकलता है, तुझसे ही होती शाम है, नारी तुझे सलाम है, अबला तुझे सलाम। तो ये पंक्तियां क्या बात। महिलाओं को बहुत समर्पित थी सुंदर पूरे सर, देश में। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर लिखा है आपने। इसके तो लिए ये मैं एक शेर वास्तव कवि बोलना है। चाहूंगी। जी जी जी। इसके लिए मैं एक शेर बोलना चाहूंगी। फराज हम्म, जी की, फैज जी की किताब से है, अहमद फैज जी की से। है जी लवरेज आहों से ठंडी हवाएं, है जी लवरेज आहों से ठंडी हवाएं, उदासी में डूबी हुई है घटाएं, उदासी में डूबी हुई है घटाएं, मोहब्बत की दुनिया पे शाम आ चुकी है, मोहब्बत की दुनिया पे शाम आ चुकी है, स्याह पोश है जिंदगी की फजाएं, स्याह वाह वाह पोश है वाह। जिंदगी की फजाएं। बहुत बहुत सुंदर बोला आपने बहुत सर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी पंक्ति है। बहुत अच्छी पंक्ति। बहुत प्यारा। हाँ सर कहते हैं कि गीत को काव्य की आत्मा कहा जाता है। हाँ हाँ। मतलब ये एक पंक्ति है गीत को काव्य की, तो आप इस पंक्ति से कितना मतलब ताल्लुक रखते हैं, कितना आप इस पंक्ति के बारे में कुछ बताएं अपने शब्दों में, किस तरह से ये कहा। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म। गीत जो है काव्य की आत्मा है। आत्मा हम इसलिए कह सकते हैं कि पूरा काव्य है, यानी कि पूरा संग्रह काव्यों का, ये गीतों पर ही तो डिपेंड है। बाकी सब विधा बिल्कुल गीतों के सामने फीकी है। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो विधा है वो गीत है। आपने देखा भी हो, बिल्कुल। जब किसी को इंगित करते हैं हम, जब किसी का हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले उसको सर्वश्रेष्ठ गीतकार कहते हैं। गजलकार, नाटककार, ये तो सब बाद में आते हैं, तो पहले पायदान पर गीतकार होता है। तो गीत बिल्कुल इनमें सभी विधाओं में, चाहे वो गजल है, चाहे वो दोहा है, सोरठा है,
चौपाई है, छंद है, जो भी काव्य की है, उनमें गीत सर्वश्रेष्ठ होता है। ये सब बिल्कुल, गद के होते बिल्कुल हैं। सही कहा। पद में भी काफी विधा है, जैसे नाटक है, एकांकी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, वो सब पद के हो जाते हैं। तो इस तरह जी, गीत वाकई काव्य की आत्मा, जिसने भी कहा है बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिल्कुल हाँ, सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने दर्शकों के पास एक क्वेश्चन छोड़ा था, मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है, या हो सकता है मुझे कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने दर्शकों से पूछा था कि गीत की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जी, कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से संगीत मतलब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को संगीत की कला दी थी, और अच्छा, उसके बाद उन्होंने गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं को सबसे पहले जो लयबद्ध या जो ताल दी थी, उसको गीत के रूप में कहा गया। तो गीत की उत्पत्ति जो हुई है वो नारद मुनि से हुई है। नारद मुनि जी, ने जो वो कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मुनि के को जो ज्ञान जी, सिखाया गया, उससे गीत की उत्पत्ति हुई थी। तो हम आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उससे पहले एक और आता है कि गीत जो होती है, गीत में भाषा का क्या महत्व होता है? गीत या संगीत की जो भाषा होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए, या उसकी उसकी जो भाषा शैली है उसका क्या महत्व रहता है गीत में? आपके शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? भाषा शैली तो केवल गीत के लिए नहीं, कोई भी विधा हो, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो गीत में बिल्कुल। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, और ऐसी हो जो आसानी से पाठकों को समझ में आ जाए, श्रोताओं को समझ में आ जाए। जी, भाषा ऐसी हो जो सौम्य हो, सभ्य हो, भली भांति समझने वाली हो, समझ में आने वाली। कोई ऐसी ना हो जो विवादित हो, या धर्म पर आधारित हो, जातिवाद पे हो, जो विवाद पैदा करने वाली हो, उस भाषा को समसामयिक अगर हो। रखेंगे, हाँ, हुँ, कोई कॉन्ट्रडिक्शन वाली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ सर हाँ, मैं आपसे। हाँ, बिल्कुल सरल हो, सर स्पष्ट गीत, हाँ, गीत और गज़ल दोनों ही विधा हैं। हो। जहाँ हमें गीत और गज़ल में काफ़ी समानताएँ भी देखने को मिलती हैं, जैसे दोनों ही तरन्नुम में गाए जाते हैं। दोनों हम्म, में एक में शेर होते हैं या फिर एक में अंतरे होते हैं, मतलब दोनों में बीच में रुकाव भी होता है, और दोनों के निश्चित कुछ नियम भी होते हैं। तो कुछ भिन्नताएँ भी होती हैं गीत और गज़ल में, तो मैं भिन्नताएँ जानना चाहूँगी आपसे कि गीत और गज़ल में क्या-क्या भिन्नता रहती है? सबसे पहले तो देखो, दोनों ही विधा हमारे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए होती है, लेकिन जो गजल बिल्कुल, होती है उसमें दो लाइन का शेर होता है, जी, और इस तरह ये शेर उसमें लगभग विषम विषम काउंटिंग में होने चाहिए, जैसे 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, इस तरह गजल जी, बनती है। जी। वैसे तो हमने काफी कई जगह देखा, वो 6 भी हो जाती है, 8 भी, लेकिन अगर ऐसा होता है, जहां तक हमने पढ़ा, हुँ, तो विषम में होना चाहिए, हुँ, 5 जी, 7। जो ओड काउंटिंग होती है उसमें होने चाहिए, इवन में नहीं होने चाहिए। और जी, अंतरा तो आप जानते हो, अंतरा तो वो 4 लाइन का भी होता है, 3 का भी होता है, हुँ, अंतरा के तो कोई भी लाइन रखते हैं, लेकिन गजल में 2 ही लाइन होती है, वही गजल होती है। जी, जी, हाँ, पहले उसमें लाइन में क्वेश्चन होता है और दूसरी लाइन में उसका जवाब दिया होता है, मतलब दोनों लाइन हाँ, मिलकर उस ग गज़ल के उसके शेर को पूरा करते हैं, उसके भाव को पूरा करते हैं दोनों। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और जी। गीत में जो विषय होता है वो एक ही होता है, और गज़ल के जो शेर होते हैं वो अलग-अलग विषय पर बार-बार कहे हाँ, जा हाँ, सकते हैं, ये भी एक अंतर है, हर हर शेर में अलग होता है। हर अलग हो शेर में सकता है। उसका अलग होता है, वो गीत का पूरा एक टाइटल होगा तो उसी पे चलेगी वो पूरा गीत। हाँ, पूरा हाँ, ये और जी, 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 इसमें ये अलग तो है। अलग हर लाइन में एक, मतलब हर शेर में भी अलग हो सकते हैं, ये एक ही विषय पर हम 2-3 शेर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल, ऐसा भी हो बिल्कुल। सकता है, लेकिन हाँ, गीत में तो एक ही तो टाइटल पर हो। आप गज़ल भी लिखते हैं? हाँ, गजल भी लिखता हूँ। अभी इस समय अगर कोई मौजूद हो तो एक सुनाएँ आप ज़रा हमें, अगर आपके पास हाँ, है? चलिए मैं गजल भी सुनाता हूँ। बिल्कुल। मेरी सभी दर्शकों से विनती है कि जो लोग भी लाइव को देख रहे हैं, कृपया कर पोस्ट को आगे बढ़ाते रहिए।
बहुत ही मजेदार इस समय काव्य पाठ चल रहा है हमारा। बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं से सुरेंद्र खेड़ा जी हम लोगों को आनंदमय कर रहे हैं। बात हो रही है विधा गीत पर, तो उन्हें उनका गजल मिल गई है, हम बीच में उनसे गजल सुनने की हाँ, ये आग्रह कर ये रहे थे। जी सर, बिल्कुल ये स्वागत है। गजल है जो जी, मैंने काफी समय पहले लिखी थी, मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। अंत में स्वागत है सर। जिंदगी का यही जब वो ख्वाब निकला, जिसे भी हकीकत समझा केवल एक ख्वाब निकला। क्या बात है सर। अंत में जिंदगी का यही लब्बो लुआब निकला। लब्बो लुआब का मतलब निष्कर्ष, जी उसका सॉल्यूशन। तो अंत जी, में जिंदगी का यही लब्बो लुआब निकला, जिसे भी हकीकत समझा वही एक ख्वाब वो निकला। ख्वाब बाहर निकला। लिखा था, हाँ, बाहर लिखा था शुद्ध शाकाहारी ढाबा, और अंदर गए तो बर्तन में कबाब निकला। क्या मैं बात है ये सर, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हकीकत में और बनावट में क्या डिफरेंस है, कितना वो अंतर इस है, गजल के कितना अंतर। माध्यम में बताता हूँ। बाहर लिखा था शुद्ध शाकाहारी ढाबा, अंदर गए तो बर्तन में कबाब निकला, और हम पी गए जिसे गटगट दवा समझकर। हम पी गए जिसे गटगट दवा समझकर, नशा हुआ तो पता चला ये तो शराब निकली। क्या बात है जी, सर, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत नशा प्यारा। हुआ तो देखा शराब निकला, और पूछते रहे जिस सीरत को सूरत को सीरत मानकर। मतलब सूरत जो चेहरा होता है उसको हम देवी मानकर पूछते रहे जिस सूरत को सीरत मानकर, उजाला हुआ तो चेहरे पर नकाब निकला। क्या बात है सर, बहुत सुंदर। नकाब लोग दो लगाया हुआ मुंहे था चेहरे, वो। हाँ, दो मुंहे चेहरे लेकर घूमते हैं सर चेहरे पे। और अगले अगले शेर पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। ऊंची दुकान से खरीद लाए बेफिक्र होकर, ऊंची दुकान से खरीद लाए बेफिक्र होकर, जब काटा तो हर फल खराब निकला। क्या बात है सर, बहुत काटा सुंदर, बहुत तो प्यारा। हर फल खराब निकला, और खराब निकला। फर्ज यूं निभाया ने दोस्त ने होली पर। फर्ज यूं निभाया दोस्त ने एक रोज होली पर, चेहरे पर फेंका रंग भी तेजाब निकला। क्या बात है सर, क्या हाँ, व्यंग मारा है सर, चेहरे बहुत पर सुंदर, फेंका बहुत सुंदर। रंग भी तेजाब निकला, और आज परख ही लिया शब्द और सियासत को। आज परख ही लिया शब्द और सियासत को, फर्क दोनों में जनाब बेहिसाब निकला। सब निकला, क्या। ये जो शब्द सियासत है और शब्द है, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। तो अगले शेर पर, बाहर कुछ भीतर कुछ भरा है लिफाफे में। बाहर कुछ भीतर कुछ भरा है लिफाफे में, खेड़ा तेरे सवालों का यही जवाब निकला। खेड़ा तेरे सवालों का क्या यही बात है सर, जवाब। बहुत सुंदर, तो बहुत ये प्यारा, बहुत उम्दा। भावना में और बनावट में ये अंतर होता है, कई बार वो नहीं होता जो हम सोचते रहते हैं। देख, यानी कि सोचते लिफाफा हैं अगर हम। बाहर से अच्छा हो, बस अंदर क्या है किसी को कुछ नहीं पता पता। ही नहीं, कुछ नहीं हाँ पता, जी। कुछ नहीं। और बल्कि उसी बिल्कुल, को ही अच्छा समझते हैं, जिसको डेकोरेट कर दिया बिल्कुल। लिफाफे को, उसी को अच्छा समझेंगे। तो इसलिए ये होता है अधिकतर वास्तव में। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, क्योंकि कई बार लोग जी, जो होते हैं वो किताब को भी कवर से जज करते हैं कि अगर कवर अच्छा है तो किताब अंदर से हाँ अच्छी होगी। ले लेकिन कई बार देखिए, उसका उल्टा ही निकलता है कि हाँ, तो उसका उल्टा ही लोगों ने होता है। तो ये लोगों ने ये पेशा बना लिया कि जो बाहर का आवरण है उसको डेकोरेट करो, बस उसको दिखाओ, अंदर जो होगा वो सब देखा जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जो रियलिटी है वो होनी चाहिए, अंदर भी अच्छी चीज होनी बिल्कुल, चाहिए। जी, बिल्कुल, समझती हूँ सर मैं। हाँ, तो हम हाँ बात जी, कर रहे थे गीतों पर। सर, आगे वाला मेरा प्रश्न है, क्या आधुनिक गीतों में मानवीय संवेदनाओं का रूप जो है वो किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं? क्योंकि मैं आजकल के गीतों को देख रही हूँ और आप हाँ भी हाँ। देख रहे हैं जो आजकल का परिवेश है, उसमें गीत कम, आवाज़ कम, बोल कम होते हैं, भावनाएँ कम होती हैं और म्यूज़िक इतना लाउड होता है कि हम लोगों को वो समझ भी नहीं आता है और हम उनसे कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त कर पाने में सक्षम हैं इस समय के गीत? हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत विकृत इसका रूप आजकल नजर आ रहा है। लोग अपने आप को प्रचारित करने के लिए, फेमस करने के लिए जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं। और ये देखिए, इस चीज को वो प्रोवाइड भी करा रहे हैं सोसाइटी को।
सोसाइटी उसको पढ़ रही है, उसमें भाषा अश्लील, विषय बिल्कुल घिनौना, और उस पर वो वाह-वाह लूट रहे हैं। कई बार तो मंचों पर भी बड़े-बड़े मंचों से उसका काव्य पाठ किया जाता है। तो मैं ऐसी चीज़ें देखकर कई बार बड़ा दुखी होता हूँ। बड़ा मन जो है व्यथित होता है कि आप ये परोस क्या रहे हो? आप तो साहित्यकार हो। आपका काम है सोसाइटी को अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराना ताकि वो एक दिशात्मक हो, उससे लोग कुछ सीखें। लेकिन होता क्या है, मैं ये समझता हूँ चाहे तो प्रसिद्धि पाने के लिए, चाहे वो पैसे वाली बात हो, कुछ भी हो, एक कमाने के लिए, स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए वो गलत चीज प्रोवाइड करा रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ साहित्यकार है ऐसे, तो ये इन चीज पर रोक गीतों लगनी में चाहिए। गीतों में वो पहले जैसी प्रासंगिकता नहीं रही जो हम हाँ हाँ, पुराने वो समय में 90s में या 80s के दौर में हम जो जी, देखने को मिलती थी। उस समय जो संवेदनाएं होती थी गीतों में या शब्दों में वो इस तरीके की होती थी कि इंसान को अंदर तक छू जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो कानों को सुहारा है वो गीत समझाए जा रहे हैं, उनको लाया जा रहा है और उनको परोसा जा रहा है। सर उसका म्यूजिक, हाँ, एक प्रश्न उसका और म्यूजिक बनता है हमारा। जी, जी, वो पूछिए। जी, 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 हाँ, जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तो इसी पे प्रकाश डाल रहा था कि केवल उसका म्यूजिक अच्छा हो और वो थिरकने लायक हो, मनोरंजन करने लायक हो, केवल यहाँ पर आ गया है बस गीत। अब उससे शिक्षा क्या मिल रही है, बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे लिखने वाले। तो ये बदलना चाहिए, वो ही अपनी पुरानी परंपरा पर आना चाहिए। जी, जैसे अभी पिछले दिनों में एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था हुक्का बार। वो, हाँ, उसी तरह तो बोल रहा हूँ मैं। पता ही नहीं तो इस चलता, तरह के गाने जो है घर पर एक फैमिली डांस कर रही है, शब्द उसके इतने अश्लील है, अगर शब्दों पर जाएंगे हाँ, ना तो एक सुन नहीं सकते फैमिली वाले, लेकिन फिर भी उसके बिल्कुल, म्यूजिक पे जा रहे हैं। हाँ, जी, बिल्कुल। हम आगे वाले प्रश्न उठाते हैं। लोकगीत और साहित्यिक गीत में क्या अंतर रहता है? और लोकगीत की जो भाषा होती है और साहित्यिक गीतों की जो भाषा होती है, उसमें क्या मतलब आपके शब्दों में क्या अंतर माना जाता है? एक लोकगीत वो हाँ, होते हैं। जी, हाँ, जी, जी, जी। लोकगीत तो एक क्षेत्रीय हो गए। बिल्कुल अ, सर। और लोकगीत में ज्यादातर हमने ये भी देखा कि लोग जो उसके राइटर होते हैं वो किसी विशेष जो पूर्वज है या जिन्होंने सोसाइटी में अच्छा काम किया है उसको लेकर उसका बखान जो है उसका वर्णन किया जाता है, उनकी वीरता का वर्णन हो, चाहे उनके हुँ, व्यवहार का वर्णन हो, तो वो अपने हुँ, क्षेत्र की भाषा के आधार पर उसका वर्णन करते हैं, तो वो लोकगीत बिल्कुल। बन जाते हैं। जी, बहुत उम्दा बाकी, बताया आपने, बहुत उम्दा हाँ, बताया। जी, और बाकी साहित्य तो ये है ही, साहित्य में तो ये सब विधा है, आप कोई सी भी विधा ले लीजिए वो सब साहित्य में ही समाहित होती है। एक एक बड़ा और अंतर होता है सर, लोकगीत में लेखक का पता नहीं होता है किसी को, बस वो पीढ़ी दर पीढ़ी गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, हाँ, गाए जा रहे हैं। किसने तो लिखा था ये किसी को चलते नहीं रहता पता है। होता। जी, हाँ, और साहित्यिक गीत में हम लोगों का नाम पता होता है कि हमने लिखा है और उसमें जी, किसी जी, न कहीं न कहीं लेखक का नाम लिखा होता है। और एक चीज़ और होती है सर, लोकगीत को मतलब सुनने में एक अलग आनंद रहता है जब आप जाओ कहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम जयपुर जा रहे हैं घूमने, जो वहाँ पर जगह-जगह मेवाड़ की राजस्थान कहानियाँ वो वो, सुना रहे होते हैं, राजस्थानी कहानियाँ बिल्कुल, सुना रहे होते हैं, वो लोकगीतों में वो जो सारंगी बजाकर गा रहे होते हैं, तो हाँ उसको जी, सुनने का एक अलग आनंद होता है। और हाँ, वो बड़ा लोकगीत आकर्षक होता है। जी, 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 जी। लोकगीत घटनाओं और कहानियों पर आधारित होते हैं उन लोगों के। हाँ जी, 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 जी। तो आगे के प्रश्न बाद में उठाते हैं, बीच में एक और आपकी रचना हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक बहुत ही संवेदनशील, और ये मुझे खुद भी बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही छोटी रचना है, और ये इसका टाइटल है बेटी। दरअसल मेरे ज्यादातर जो टाइटल है वो इसी तरह के हैं, जो रिश्ते से कनेक्टेड है या संवेदनाओं पर आधारित है। तो ये बहुत छोटी रचना है, मगर बड़ा मुझे खुद भी अच्छी लगी थी जब मैंने लिखा था, और अब भी मैं इसका काफी मंचन करता हूँ तो लोग इसको सराहते हैं। तो ये बेटी टाइटल पे है, खासकर उस परिवार के लिए जहां आज भी बेटी को बोझ समझा जाता है, या बेटी के प्रति जिनके मन में नकारात्मक फीलिंग्स है, बेटी के बिल्कुल। प्रति जो है वो
कुछ अलग तरह से सोचते हैं। अगर 2 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई तो उसको बोझ मानने लग जाते हैं। तो उनके पर लिए मैंने उस फैमिली के लिए यहाँ लिखा है ये। उस घर की क्या स्थिति है जहाँ दूसरे के बाद तीसरी बेटी पैदा हुई है, तो वहां की क्या स्थिति है। न ढोलक न बाजा न गीतों की लड़ियां, न हलवे की खुशबू न रंगों की झड़ियां। न ढोलक न बाजा न गीतों की लड़ियां, न हलवे की खुशबू न रंगों की झड़ियां। न दाने चने के न हल्दी का टीका, न रंगत निशा में न उजाला गली का। न लोटे में पानी न पूजा की थाली, न चौकट पे लटकी है पेड़ों की डाली। जैसा घर में क्या बात। नीम की वो डाल देते हैं। नीम के, न हाँ, लोटे टांगते हैं। न लोटे में पानी न पूजा की थाली, न चौकट पे लटकी है पेड़ों की डाली। न रोली न चंदन न फूलों की माला, न चेहरे पे रौनक न मुख पे उजाला। न चौका न चूल्हा न मेवों की पूरा, न घी का नजारा न खाना ही पूरा। वो आंचल में चुपके से लेटी हुई है, सुना है उस घर फिर बेटी हुई है। सुना है उस घर क्या फिर बात है बेटी सर, हुई बहुत सुंदर है। सर, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत ये प्यारा। परिवार मतलब सब कुछ बिल्कुल एकदम सुनसान हो गया। जैसी दूसरी बेटी हुई इंसान है। एकदम सुनसान हो गया। वह ना चने उबाल कर, जो है हमारे इधर बाखली बोलते हैं उसको, हाँ, जब बाकी बच्चा होता है तो चने उबाल कर बांटते हैं तो उसको बाखली बोलते हैं। तो बांटे वहाँ, जाते हैं, हाँ, बाकी। हाँ हाँ, ना वहाँ बाखली बनी, ना ही वहां पर गीत गाए जा रहे, ना ही वहां कोई खुशियां मनाई जा रही। पता चला वो चुपके से आंचल में लेटी हुई है, सुना है इस घर फिर बेटी। फिर तो बेटी ये हुई। बेटी की बहुत जो सुंदर। सोच है ये बदलनी पड़ेगी। बेटी तो आज कहाँ नहीं पहुंच पा रही, वो एरोप्लेन चला रही है, वो अंतरिक्ष में जा रही है। फाइटर फाइटर जेट चला रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं। सुनीता विलियम्स को ही वो देखिए, ऐसा कितने समय कौन वो सा पद अंतरिक्ष में है, रुक कर आई हैं। हाँ, जहाँ लड़कियां नहीं है, ऐसा कौन सा पद है जहाँ बिल्कुल लड़कियां बिल्कुल। नहीं है। हर पद को सुशोभित कर रही है। तो उनके प्रति ऐसी सोच अच्छी नहीं लगती, ये सोच बदलनी है। बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ सर। तो एक्चुअली सर, होता क्या है पता है, इसमें थोड़ी सी भूमिका औरतों की भी रहती है जी। कि अगर घर में बेटी हुई है तो सबसे पहला जो दुख जाहिर किया जाएगा वो, एक तो खुद का, माँ का अपना भी हो जाएगा। कई बार वो खुद भी अपने आप को गिल्टी समझती है, और कई बार उसमें भूमिका घर की बुजुर्गों की भी हो जाती है। वो भी कई बार कह देती हैं कि फिर हम्म, से बेटी आ गई घर में। और जैसे एक बेटी। धीरे से हाथ बेटे बेटे की पीठ पे जाता है, धीरे से हाथ, और उसको हाँ, ढांढस बताया जाता है, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सब हो जाएगा। तो ये वहाँ जो ऐसा शब्द होते हैं ना माहौल, पीछे से, बिल्कुल ऐसा माहौल सा बना दिया जाता है कि पता नहीं कौन सा अपराध हो गया उसको। अपराध हो अ, गए। उसकी कमर पर हाथ है, कोई बात नहीं बेटे, चलो आपका लड़का आ जाएगा। तो जैसा बहुत कुछ गलत हुआ हो, ऐसा कुछ उसको हाँ, महसूस कराने का प्रयास किया जाता है। हाँ, तो तो ये क्या ठीक नहीं है। हमारे हमारे समय में, कुछ पुराने समय में कुछ ऐसा रहा भी कि कई बार ऐसा हुआ कि उतना दहेज नहीं दे पाना, या फिर बच्ची को उस कदर पढ़ा नहीं पाना। पहले कई बार ऐसी कुरीतियां रही कि बच्चियां पूरी तरह से स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन हाँ हाँ। समाज धीरे धीरे वैसे बदल रहा है। अब काफी हद तक काफी बदलाव आ चुके हैं, और वो जी। बदलाव दिनों दिन बढ़ ही रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ जगह ये मान्यता है कि चांद पे जाना है जा, लेकिन पहले 4 पराठे और चाय बनाकर जा। हाँ हाँ। अभी भी कुछ जगह ये हो रहा है कि तुझे जो करना है वो कर, लेकिन पहले घर की जिम्मेदारियां निभा कर जा। तो ये अभी भी चल रहा है, पर सही है, धीरे धीरे बदलाव आता है, एक साथ बदलाव झेला भी नहीं जाता किसी पर। नहीं, तो बदलाव तो बदलाव हो रहा है। और खुद लड़कियां ही बदलाव लाई है। पढ़ लिख कर जो है काफी आगे बढ़ी है, हर क्षेत्र में जो है जी, उन्होंने परचम लहराया है। तो वो जो सोच रही है कि भाई लड़कियां तो पीछे है, लड़के, तो उन्होंने उस सोच को बदल दिया लोगों की, कामयाब हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अ, हमारी मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, हमारी लेडी है, नाम मुझे इस समय फिलहाल उनका याद नहीं आ रहा। जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो जी। उस समय उनके पास में 7 माह की बेटी थी, अच्छा। और पति और पत्नी दोनों ही ब्रिगेडियर हैं, और सेना में जी हैं दोनों। जी। तो उनको खुद की भी ड्यूटी करनी थी, और साथ में उस बेटी को लेकर उन्हें सेना के लिए अपनी वो भी तैयार करनी थी, रणनीति। तो वो 3 जगह युद्ध कर रही थी, एक पत्नी के तौर पर, एक माँ के तौर पर, एक भारतीयता के तौर पर, मतलब जो भारतीय स्त्री थी उसके तौर पर, हाँ एक ऑफिसर के तौर पर।
तो बिल्कुल। उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, मैं तो वो ये कह रही थी ये टास्क सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं। मेरे पति की जी। बस का नहीं था कि वो ये टास्क कर पाते, और वो जो टास्क कर रहे थे, हालाँकि उनकी भी ज़िम्मेदारी थी, वो भी समझ रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर ये था कि ये सँभाल लेगी। अब जी। ये है, ये सँभाल लेगी, बच्चे की ज़िम्मेदारी पीछे ये सँभाल लेगी। लेकिन वो जानते थे कि बेटी की ज़िम्मेदारी जितने अच्छी तरीके से मैं सँभाल सकती हूँ या बच्चे की ज़िम्मेदारी वो उतना अच्छी तरीके से नहीं सँभाल सकते थे। तो मन में आस तो यही थी कि वो हमेशा सही रहें, वो सुरक्षित लौट कर आएँ। पर जी। एक बार जब उन्होंने उनको विदा किया तो उनके भी आँखों में आँसू आए। हुँ। तो उस समय वो भावुक हुई, लेकिन अगले ही पल एक दूसरे बच्चे ने उनका जब आँचल पकड़ा, "माँ आप रो रहे हो?" तो उन्होंने पलट कर कहा, "नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ।" ओह! तो हुँ, उन्होंने हुँ। कहा, "मैं हूँ अभी यहाँ पर।" उनके 2 बच्चे थे, एक 7 माह की बेटी थी और एक साढ़े 3 साल की बेटी थी जब वो गई थी। तो मुझे वो काफ़ी भावुक लगा, और वास्तव में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जब हम किसी इस तरह के पद पर होते हैं और हमें इस तरह की भूमिका निभानी पड़ती है। तो काफ़ी दरअसल गौरवान्वित मेरा वाला पल ये होता है। हमेशा जो सैनिकों के प्रति बहुत सम्मान है, क्योंकि बिल्कुल सैनिक सर, वो अगर होना भी चाहिए, बॉर्डर पे वो है तो होना हम भी सुरक्षित। चाहिए। हम हाँ, सुरक्षित और हैं। जैसे हम और जैसे आप। जैसे जैसे अभी आपने बताया, कितनी कई रोल अदा कर रही है एक महिला, ब्रिगेडियर का भी, माँ का भी, और उस बच्ची के जो है परवरिश का भी, तो कितना बड़ी महानता है ये महिलाओं की। तो मैं ऐसे सैनिकों को और जो हमारी सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उनको नमन करता बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा भी एक गीत है मेरे सैनिकों के नाम, है हूँ। अभी उन पर कि जिनके तेज से जलता है सूरज, रश्मियाँ भी शौर्य से जिनके प्रकाशित हो रही है अभी उन पर। ये मैंने पहली ही लाइन बोली, बाकी मुझे अभी याद नहीं है, वो कहीं और रखा हुआ है। चलिए, तो कुछ मुझे कुछ इसको पंक्तियाँ गाते मैं भी। समय बड़ा अंदर हुँ। अंदर से काफ़ी ऊर्जावान महसूस करती हूँ मैं जब भी इसको गुनगुनाती हूँ। तो खुद में काफ़ी ऊर्जा बढ़ता है। हम हमारा लगभग समापन की तरफ समय जा रहा है, तो समय को वेस्ट ना मैं करते हुए मैं आगे का प्रश्न लेती हूँ। एक जी, एक मिनट प्रश्न से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ, मैं भी कुछ जो है देश के वीर जवानों के प्रति कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, स्वागत है, बिल्कुल हाँ, स्वागत है सर। ये कोई टाइम का बाउंडेशन तो नहीं है? नहीं, नहीं अभी कोई नहीं, हाँ, आप तो सुनाइए। क्योंकि मेरा देश के जो वीर जवान हैं, वीर शहीद हुए हैं या जो अब भी सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति बड़ा आदर का भाव है। तो उनके मैंने ये बिल्कुल कुछ सर, पंक्तियाँ लिखी। आओ नमन करे, आओ नमन करे, भारत के वीर जवानों को। आओ नमन करे, आओ नमन करे, आजादी के बलिदानों को। आओ नमन करे उस बेटे को जिसने न्योछावर प्राण किया, भारत माता के मस्तक पर लहू के टीके से सम्मान किया। क्या बात है सर। आओ नमन करे, आओ नमन करे, आओ नमन करे उस अबला को जिसने मंगल सूत्र तोड़ दिया, सिंदूर मिटा के हाथों से चूड़ी को भी अपने तोड़ दिया। क्या आओ बात है नमन सर। करे, आओ नमन करे, आओ नमन करे उस जननी को जिसने पैदा वो शेर किया, वो लड़ता रहा अंतिम क्षण पर कितने दुश्मन को ढेर किया। आओ नमन करे, आओ नमन करे, आओ नमन। और देखो लास्ट की पंक्ति, आओ नमन करे उस कंधे को जिसने अर्थी को ढोया था, बेटे से लिपट कर बाबुल को जब फपक फपक कर रोया था। आप क्या समझ बात है सकते हो सर। कि एक पिता के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो अपने बेटे को कंधा देता है और उसको शमशान तक ले जाता है। तो कितना ये बड़ा ही करुणा वाला दृश्य है। बहुत बहुत हाँ, मार्मिक होता है मतलब। करे उस कंधे को जिसने अर्थी को ढोया था, बेटे से लिपट कर बाबुल वो जब फपक फपक कर रोया था।
आओ नमन करे, आओ नमन करे। तो मैं जब भी कहीं काव्य पाठ करता हूँ तो मैं सबसे पहले देश के वीर जवानों को, शहीदों को, सैनिकों को बिल्कुल नमन करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो अब आखिरी क्वेश्चन, हम समाप्ति की तरफ बढ़ ही रहे हैं, तो आखिरी सवाल के आपके पसंदीदा गीतकार कौन है, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनको आप सुनना पसंद करते हैं, जिनको आप पढ़ना पसंद करते हैं? तो कुछ ऐसे गीतकारों के नाम? देखो, अगर फ़िल्म दुनिया से लिया जाए तो मैं किशोर कुमार को बहुत पसंद करता हूँ। किशोर कुमार के गीत बड़े अच्छे लगते हैं। और उसके बाद फिर जो है मोहम्मद रफ़ी, बिल्कुल सर। किशोर कुमार, इनके गीत मुझे अच्छे लगते हैं और ये मेरी नज़रों में एक अच्छे गीतकार हैं। इन्होंने अपने समय में बड़े अच्छे गीत लिखे, बहुत। मन्ना डे, किशोर हाँ, कुमार, मोहम्मद वो रफ़ी। वो और थोड़े पुराने हो जाते हैं मन्ना डे तो। हाँ, हालाँकि मन्ना डे हाँ। के अच्छे लगते हैं, लेकिन वो थोड़े और पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो अब होली के ऊपर कुछ लाइन सुनाएँ और फिर हम उसके बाद विदा लेते हैं, क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है, तो चाहती हूँ कि होली के ऊपर भी कुछ पंक्तियाँ हो जाएँ। अगर आपके पास हैं और समय है तो आप ज़रूर सुनाएँ, जी, फिर हम जी, जी, आगे मैं होली पर एक मुक्तक सुनाता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। हैं? लिखी तो थी। तो आज की हमारी जो वार्ता चल रही है, वो गीतों के ऊपर चल रही है, तो गीतों से रिलेटेड हम क्वेश्चन सर से पूछ रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। जिसे सुनकर हमें भी आनंद आया और उनकी रचनाएँ तो बस उम्दा हैं, बहुत उम्दा हैं और जिनको सुनकर आप लोगों को भी आनंद आया होगा। जो लोग भी देख रहे हैं, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, कृपया कर पोस्ट को आगे बढ़ाते रहिए ताकि और लोग भी जुड़ते रहें और जिन्होंने नहीं देखा है, वो इस लाइव को और अच्छे से देख पाएँ, बाद में देख पाएँ जब भी समय मिले। लेकिन शेयर कर देंगे तो उन तक पहुँच भी जाएगा, अदरवाइज़ वो लोग रह जाएँगे। तो जी, जी। शुरू करते हैं सर, अच्छा, आप बताएँ। क्या सुनाएँ सर? होली पे? हाँ, हाँ, होली पर। होली पे मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वो इसमें ही है ना, मोबाइल में। हाँ, मैं इतने सर अपना गीत होली पर ढूँढ रहे हैं, मैं कुछ सुनाती हूँ आप लोगों को। हाँ, आप वही सुनाइए। जो गीत अभी मैं सैनिकों वाला जो मैं गुनगुना रही थी, है जी, जी। अभी उन पर कि जिनके तेज से जलता है सूरज, रश्मियाँ भी शौर्य से जिनके प्रकाशित हो रही है अभी उन पर शीस ऊंचा कर हिमालय देखो अड़िगता से खड़ा है, निर्जीव सा एक नग है शायद इसलिए निर्भीक दिख रहा है, शीश ऊंचा कर हिमालय देखो अड़िगता से खड़ा है, निर्जीव सा इस नग है शायद इसलिए निर्भीक दिख रहा है अभी उन पर जो नाप लेते हैं पग से हिमालय, भावों भरे हृदय द्वार में नग सी अड़िगता लिए रहे है अभी उन पर कि जिनके तेज से जलता है सूरज, वाह! बहुत बढ़िया, बहुत। रश्मियाँ भी शौर्य से जिनके प्रकाशित हो रही हैं। अगला बंद रखती हूँ। जी, जी। वो समय भी आया था जब डोली में बैठी थी बहना, देश अस्मिता की खातिर वीर ने चुना रण बांकुर होना, वो समय भी आया था जब डोली में बैठी थी बहना, देश वाह! अस्मिता की खातिर वीर ने चुना रण बांकुर होना, है अभी उन पर जिन है अभी उन पर जिन्हों वाह! है अभी उन पर जिन्होंने देश को माँ सा दुलारा,
रक्त रंजित देह में भी सीमा पे ध्वज फहरा रहे हैं, है अभी उन पर कि जिनके तेज से जलता है सूरज, बहुत रश्मियां भी शौर्य से जिनके प्रकाशित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए मैं बहुत एक शुक्रिया। एक मुक्तक बोलता हूँ मैं। बिल्कुल सर, होली की। हाँ बिल्कुल सर, हाँ। स्वागत है। होली के रंग में रंग डालो जन जन को, होली के रंग में रंग डालो जन जन को, खुशियों से भर डालो सबके अंतः मन को, क्या बात है सर। कहीं धरा पे रह ना जाए अंधियारा, कहीं धरा पे रह ना जाए अंधियारा, दीप जला के रोशन कर दो कन कन को, क्या बात है सर। दीप जला के रोशन कर दो कन कन को। तो ये मुक्तक था दीपावली, होली पर। बहुत और सुंदर, बहुत मेरी सुंदर, तरफ बहुत से सुंदर। जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं सोशल साइट्स पर, मैं सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये कामना करता हूँ कि ये खुशियों का त्योहार आपके घर में बहुत ही बरकत लाए, प्रसन्नता लाए, सौहार्द लाए, भाईचारा लाए, और आप आपस में मिलकर बहुत खुशी से इस त्योहार को मनाए। ये मैं सबको के लिए कामना करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ होली की, और आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया और इतनी प्यारी सी शाम को हमारे साथ और भी अच्छा सा बना दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपको भी आपकी पुस्तक के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप और आपका परिवार और सभी देशवासियों के लिए जो लोग भी होली खेल रहे हैं। रंगों का उत्सव उनके लिए जीवन में, उनके लिए सतरंगी आए और खूब सारे रंग भर कर जाए। तो इसी हमारी मंगल हमारी कामना के मैडम साथ में हमारी मैडम रीना नमस्कार मैम, खेड़ा। नमस्कार। नमस्ते। जी, कैसे जी, हैं जी, आप? स्वागत है। मैं अच्छी हूँ। तो एडवांस में होली का होली त्योहार आप बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों के जीवन में भी होली रंगों को लेकर आए और खूब सारे रंगों की छटा भर कर जाए। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ हर सोमवार और शुक्रवार की तरह। जैसे ही मैं आपके सामने आती हूँ, फिर एक नई कड़ी में जुड़ती हूँ, किसी और नए शख्स के साथ, नई विधा के साथ या किसी पुस्तक परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।